गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। और आज अपन बात करने वाला है अपनी वही पर्सनालिटी डेवलपमेंट सब्जेक्ट की फोर्थ टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं। आज से पहले 3 टॉपिक अपने कंप्लीट हो चुके हैं और आई होप यू आर वेरी गुड, है ना। आप सभी अच्छे होंगे, मजे में होंगे, प्रॉपर क्लासेस ले रहे होंगे, है ना। जिन साथियों ने अभी तक ब्राइट एग्रो क्लासेस का प्लेटफॉर्म ज्वाइन नहीं किया उनके पास आप इंफॉर्मेशन शेयर कर देना, बता देना कि बीएससी एग्रीकल्चर के सभी सेमेस्टर की क्लासेस नोट्स सब कुछ अवेलेबल है भाई, आप भी ज्वाइन कर लो। ठीक है, तो आज का अपना फोर्थ टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स एमबीटीआई। क्या है? एमबीटीआई है। एमबीटीआई मेयर ब्रिक्स टाइपोलॉजी इंडिकेटर, यही है मेरे हिसाब से फुल फॉर्म। बाकी अभी देख लेते हैं, है ना। तो एमबीटीआई अपन पढ़ेंगे, बाकी के जो 3 टॉपिक है वो कंप्लीट है। फोर्थ टॉपिक अपन आज यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। थोड़ा समझने वाला टॉपिक है, समझाऊंगा कंसेप्ट आपके क्लियर करवाने के बाद में स्टेप बाय स्टेप आगे चलते रहेंगे। पीडीएफ आपको ऐप पर अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि आप प्रॉपर क्लासेस ले रहे हो ताकि आपकी ओजीपी अच्छा बन जाए। एक माइंड में सवाल रहता है कि सर ओजीपी जो है, ओजीपी जो है ये अच्छा 4 साल हम रहेंगे कॉलेज में, तो सर ये जरूरी है क्या? देखो मैं आपको बता दूं, इस चीज को आप क्या देने वाले हो, आपके 4 साल देने वाले हो जिंदगी के, आप 4 साल। और पैसे भी मान लेते हैं 3 से 4 लाख रुपए, कितना टाइम दे दिया। और कुछ ऐसी चीजें जो आपने एंजॉय नहीं की, जैसे कि मान लो आपके एग्जाम टाइम पर परिवार में कोई शादी वगैरह कोई छोटा मोटा फंक्शन था, आपका जाना नहीं हुआ, यानी आपके मन को मारना पड़ा आपको। ये चीज करके आप डिग्री कर रहे हो साथी, तो क्यों नहीं इस ओजीपीए को अच्छा लेके जाया जाए? क्यों नहीं? जब इतने पैसे इतना टाइम सब कुछ खर्च कर रहे हैं तो भाई थोड़ा सा पढ़ने में अपना क्या जाता है, पढ़ना पड़ेगा। और देखो, हर कोई व्यक्ति अगर आपको सच बोलेगा तो हो सकता है कि आपको बुरा भी लगे, लेकिन सच तो हमेशा सच ही रहता है। तो कुछ साथी चीज को समझते हैं, कुछ ये भी समझते हैं कि जो ये अपन 4 साल की डिग्री करेंगे, जो सर अभी अपन को सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं अपन डब्ल्यूओ की तैयारी कर ले, साइज से एएफओ की कर ले, एओ की कर ले, कुछ भी कर लो, आगे जाके तैयारियां करोगे तो आपके यही बेसिक तो आपका क्लियर होगा ना, तो यहीं से आप पढ़ोगे। तो बेसिक, अब मान लो कि कोई साथी प्री पीजी की तैयारी करना चाहता है कि सर मैं राजस्थान से हूँ, मुझे प्री पीजी करना है। कोई आईसीआर जेआरएफ की करना चाहता है कि सर मुझे आईसीआर जेआरएफ में जाना है। तो भाई आपके जो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है प्री पीजी के अंदर, ऑल ओवर सब्जेक्ट्स है, यही तो आने वाले हैं। जब मान लो कोई भी 12th पास की वैकेंसी आती है कि 12th जो पास कर लिए व्यक्ति वो दे सकते हैं, तो वहां पर भी आपने देखा होगा कि क्या आता है, एनालिसिस किया होगा आपने, आपके 11th 12th की जो एनसीईआरटी की बुक्स है वहीं से क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो डिग्री आप कर रहे हो ना, जो आप ये पढ़ रहे हो, क्लासेस आप लाइव ले रहे हो, नोट्स पढ़ रहे हो, कहीं ना कहीं इससे आपको क्या क्या बेनिफिट्स है ये बता देता हूँ एक बार, ताकि थोड़ा सा आपके माइंड में रहे कि सर बिल्कुल आपने सही चीजें हमें बताई है ना। देखो बेनिफिट्स क्या है इसके। सबसे पहले चीज, आपकी जो ओजीपी है वो बेटर रहेगी, ठीक है। आपने जो टाइम और जो मनी खर्च किया उसका सही यूज होगा यहाँ पर। कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम हो, इनके लिए आपने अपना बेसिक क्लियर कर लिया। अब बात करें कि सर फायदे तो आपने बता दिए, अब बाकी के साथ ही मजे करते हैं सर कॉलेज में, क्या हम भी कर सकते हो ना। क्लास लेनी है तब क्लास लो, पढ़ना है तब पढ़ो, एंजॉय भी करो, मजे भी लो, कौन रोक रहा है आपको? अब एक साथी है जो कभी क्लास ही नहीं लेता, कभी पढ़ता ही नहीं है, बस मजे लेता है फोन चलाने में। टाइम, फोन चलाना कोई मजे लेना नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। रील्स देख रहे हो फोन पर, वो कोई मजे वाली बात नहीं है वहां पर, है ना। मजे तो ये है कि आप कॉलेज में रूम पर रह रहे हो और शाम को जब हम पढ़ते थे तो हम 7 बजे निकलते थे, रात को 1 बजे रूम पर आते थे, पैदल पैदल चलते थे, चारों तरफ बाईपास पर उधर घूम लिए, चारों तरफ रोड सड़कें देख ली, नए नए नजारे देख के आ गए कि यार आज तो वहां चले गए थे भाई, वहां पर नहर थी यार, वो देख के आए। तो पैदल पैदल बिना फोन चलाए, वो है मजे। तो आप कॉलेज लाइफ को ऐसे मजे लिया करो, नहीं रील देख रहे हो बड़े बड़े, बस वो मजे नहीं है। चलो आगे चलते हैं, किस साथी का कोई कमेंट वगैरह हो तो वो मैं एक बार देख लेता हूँ। गुड मॉर्निंग सर जी, कमलदीप बोल रहा है। सर यूजी के बाद क्या करना चाहिए, प्लीज रिप्लाई।
हाँ, कमल का मैसेज है कि सर यूजी के बाद में क्या करना चाहिए, है ना। अब ये चीज कमल ने पूछी है तो इसका रिप्लाई मैं दे देता हूं, उसके बाद अपन टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, है ना। अब देखो मैं बताऊं, जैसे ही आपकी यूजी कंप्लीट होगी तो कुछ साथी यहां पर सोचेंगे अब क्या करूं, अब क्या करूं, एक तो ये सोचेंगे। एक दूसरे साथी है जो चाहे से प्री पीजी, आईसीआर जेआरएफ, है ना, डब्ल्यू किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो उनका बेसिक यहाँ पर क्लियर है। इनके लिए ये क्या है, रेडी है, क्योंकि भाई आपने क्लासेस ली है ब्राइट एग्रो क्लासेस पर, लाइव बैच आपने देखा है, नोट्स आपको पता है, बेसिक आपका क्लियर है, तो इन चीजों के लिए आप एलिजिबल हो। आप इनमें से कुछ भी कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है, जो आपका मन कहता है। ये कौन है, ये वो साथी है जिनको पता नहीं था, जो मजे लेने में रह गए, जिनको पता नहीं था कि बेसिक क्या होता है, धरातल पर अपन को क्या करना है, ये वो साथी है। अब इन चीजों को सुधारने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। अब ये साथी 4 साल के अंदर डिग्री को इन्होंने एक डेली का 1 घंटा भी नहीं दिया, 1 आवर भी नहीं पढ़े ये। और ये साथी डेली के 4 घंटे पढ़ते थे, बेस एग्रीकल्चर के क्लासेस देखते थे, तो भाई ये कहीं ना कहीं इससे 90 गुना आगे है। ये कैसे हैं, ये डेली डेली आप थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे, मेहनत करोगे। अब कमल का सवाल था कि सर क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए। देखो आप कुछ भी कर सकते हो, अब आपका इंटरेस्ट है, अगर आप चाहते हो कि मुझे एमएससी करना है, एमएससी कर सकते हो। जॉब लगना है, डब्ल्यू की तैयारी करनी है, वो आप कर सकते हैं, है ना। जॉब में भी जा सकते हो, एमएससी पीएचडी में भी जा सकते हो। बाकी की जो मेन चीज है कि सर मेरी ये कंडीशन है, वो कंडीशन है, मुझे ये जानना है, तो उसके लिए आप कॉल करके बात कर लेना, आपको बता देंगे, ठीक है। गुड मॉर्निंग सर, गुलशन भी आ चुका है और वसुंधरा भी आ चुकी है। ओके, गुड मॉर्निंग सभी साथियों को, है ना। और मुझे उम्मीद है कि क्लासेस आप प्रॉपर ले रहे हो, मजा आपको आ रहा होगा, समझ में आपको आ रहा होगा, बेसिक आपका क्लियर होगा सभी साथियों। थोड़ी सी आज क्लास लेट हो गई थी, तो कोई बात नहीं, कंटिन्यू करते हैं। ज्यादा ज्ञान की बातें भी नहीं करेंगे, कुछ साथी बुरा मान जाएंगे कि सर आप तो हमेशा हमें सही चीजें बताते हो, इतनी सही चीजें क्यों बताते हो सर आप हमें, है ना। कभी गलत भी बता दिया करो। चलो देखो, आज का टॉपिक है मेयर्स ब्रिग्स टाइपोलॉजी इंडिकेटर, एमबीटीआई। देखो सब्जेक्ट क्या है अपना, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अब यहां पर जो व्यक्तित्व है, यानी कि जो आपकी पर्सनालिटी है, उसको कैसे माप सकते हैं, है ना। उसको मापना है कि आपका व्यक्तित्व किस प्रकार का है, समझ में आ गया। तो वही चीज यहां पर देखने वाले हैं, और इस एमबीटीआई में वही चीज है, वही उपकरण है कि जो आपका व्यक्तित्व है, जो आपकी पर्सनालिटी है, वो किस प्रकार की है ना। अब मान लो हर प्रकार का व्यक्ति रहता है, कोई जॉब कर रहा है, कोई हॉस्पिटल में है, कोई लॉयर है, कोई वकील है, कोई नेता है, कोई टीचर है, सबका व्यक्तित्व अलग अलग है। आपको भी पता है, आप स्टूडेंट हो, आपका व्यक्तित्व अलग है। तो इनको मापने के लिए कि आपका व्यक्तित्व कैसा है और कौन से जो सिम्टम्स, अपन बात कर लेते हैं एक बार सिम्टम्स या लक्षण की, कि उसके अंदर इस व्यक्तित्व वाले व्यक्ति आते हैं, है ना। उस आधार पर अपन इसको देखने वाले हैं, पूरी चीज इसमें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले चीज, इसके कुछ स्टेप्स है, 3 से 4 स्टेप्स, वो अपन देखेंगे। ये किसने दिया वो अपन देखेंगे, और जो 16 प्रकार के जो व्यक्तित्व है उनको अपन देखेंगे। फिर उसके बाद आपका टॉपिक क्लियर है। और कोई डाउट हो तो बता देना, कमेंट एक साथी का आया हुआ है। एमएससी के लिए बेस्ट कॉलेज अभी बताएंगे लास्ट में, पहले टॉपिक पढ़ेंगे। शुरू में मैंने काफी लंबा लेक्चर आपको दे दिया है ना। चलते हैं आगे। सबसे पहले चीज, टॉपिक आपको समझ में आ गया। अब इसकी बात करें, मायर ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व मूल्यांकन उपकरण है। क्या करता है, व्यक्तित्व को मापने वाला एक प्रसिद्ध क्या है, उपकरण है। कि सर मेरा व्यक्तित्व कैसा है, मुझे मापना है, तो इसके लिए आपको टेस्ट देना पड़ेगा। एक वेबसाइट है, वहां पर जाकर आप टेस्ट देकर भी आपका जो है ना व्यक्तित्व आप नाप सकते हो कि आप किस टाइप के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हो, है ना, आप नाप सकते हो। वो वेबसाइट भी अवेलेबल है, जो लोगों के 16 व्यक्तित्व प्रकारों में वर्गीकृत करता है। इसने कितने प्रकारों में बांटा, 16 प्रकार के व्यक्तित्व में इसको व्यक्तियों को इसने बांटा है, वर्गीकृत किया है। अब बात करें इसके साइंटिस्ट की, तो इसे कैथरीन कुक ब्रिग्स और इसाबेल ब्रिग्स मायर्स ने कॉर्ल जंग के मनोवैज्ञानिक प्रकारों के सिद्धांत पर आधारित होकर विकसित किया है। ठीक है, ये व्यक्तित्व की पसंद को समझने, संचार में सुधार करने, करियर चुनने और संबंधों को बेहतर बनाने में मदद करता है। ठीक है, इसका क्या क्या फायदा है भाई। मान लो कि जो आपका व्यक्तित्व है, इसके द्वारा मापा जाएगा,
कि आप किस प्रकार की पर्सनैलिटी वाले व्यक्ति हो, आपका व्यक्तित्व कैसा है। तो इससे क्या क्या फायदा होगा, है ना, व्यक्तित्व को, पसंद को समझने में, संचार में सुधार करने में, करियर चुनने में, और आपके संबंधों को ये क्या करता है, गहरा बनाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया सर। अब है एमबीटीआई के आयाम यानी डायमेंशंस। क्या है, एमबीटीआई के डायमेंशंस है, 4 प्रकार के जो डायमेंशन है उनकी अपन यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, एमबीटीआई व्यक्तित्व को 4 विरोधी गुण यानी द्विभाजनों में विभाजित करता है। ये 16 प्रकार के व्यक्तित्व बनते हैं। देखो ये जो डायमेंशन है 4 प्रकार के, इनसे ही 16 प्रकार के जो आपके एमबीटीआई के जो व्यक्तित्व को अपन नापते हैं, 16 प्रकार के जो बनते हैं वो इसी से बनते हैं। ठीक है, किससे बनते हैं, ये जो 4 डायमेंशन है इसी से 16 प्रकार के व्यक्तित्व बनते हैं जो आगे अपन पढ़ने वाले हैं। तो इन चारों को एक बार समझ लो, इनसे अपन 16 जो व्यक्तित्व है उनकी बात अपन करने वाले हैं। ठीक है, देखो पहला डायमेंशन है एनर्जी स्रोत। अब एनर्जी स्रोत में फर्स्ट ट्रेट और सेकंड ट्रेट की अपन बात करें तो फर्स्ट ट्रेट है एक्सट्रोवर्जन और दूसरा है इंट्रोवर्जन। एक्सट्रोवर्जन और एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट से आप समझ लो, है ना। एक्सट्रोवर्ट मैंने आपको समझाया था पहले कि जो चीजों को बोल देता है, बता देता है मन की बातों को। इंट्रोवर्ट जो बातों को बता नहीं पाता, मन ही मन रखता है उन चीजों को, है ना। एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट आपको समझाया था पहले, स्टार्टिंग में टॉपिक में आ चुका है और आई होप आपको याद भी आ गया होगा जिन साथियों ने पढ़ा था, है ना। तो एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड ट्रेट है इसका। दूसरा है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग यानी जानकारी ग्रहण करने का तरीका। इसमें फर्स्ट ट्रेट है सेंसिंग यानी संवेदनशील और दूसरा है इंट्यूशन यानी अंतर्ज्ञानी। ठीक है, उसके बाद है डिसीजन मेकिंग यानी निर्णय लेने की विधि और उसके बाद में फर्स्ट ट्रेट है थिंकिंग, दूसरा है फीलिंग यानी विचारशील और भावनात्मक। उसके बाद में लाइफ स्टाइल, उसमें है पहला ट्रेट है निर्णय लेने वाला जजिंग और दूसरा है ग्रहणशील यानी परसिविंग। तो ये क्या है, जो डायमेंशन है, इन चारों डायमेंशन के फर्स्ट ट्रेट और सेकंड ट्रेट अपन ने पढ़े। ये चारों डायमेंशन मिलकर ही 16 प्रकार के व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं जिनके बारे में अपन 100 टर्म में पढ़ने वाले हैं। इतना समझ में आ गया, कमेंट कर दो किससे यहां तक हमें समझ में आ गया। फास्ट फास्ट कमेंट करो भाई, जो भी साथी ऐप पर जुड़े हुए हैं। जो यूट्यूब पर देख रहे हैं उनको कहना चाहूंगा कि आप भी ऐप के ऊपर आ जाना। ठीक है, तो अपन ने पढ़ लिया यहां तक, डायमेंशन देख लिया अपन ने। एमबीटीआई क्लासिफाई पर्सन इनटू 4 पेयर्स ऑफ अपोजिट ट्रेट्स। ठीक है, यहां तक अपन ने पढ़ लिया। कमेंट करो, इसका कमेंट आया है संदीप का यस सर, कमलदीप की समझ में आ गया सर। ठीक है, वेरी गुड। वसुंधरा ने भी कमेंट कर दिया है, गुलशन कुमार ने भी कमेंट कर दिया है, वेरी गुड। ठीक है, यहां तक अपन ने इसको देख लिया। अब इसके बाद है एक्सप्लेनेशन ऑफ एमबीटीआई डायमेंशन, है ना। अब इसके जो आयाम है इसके, जो अपन ने देखा था अभी, एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट, जो एनर्जी सोर्सेज में अपन ने देखा कि सर ये लाइन तो भी देखी थी ऊपर, बिल्कुल यही लाइन है यहाँ पर। देखो एनर्जी सोर्स में अपन ने देखा एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट यानी एक्सट्रोवर्जन और इंट्रोवर्जन। ठीक है, तो यही चीज अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन ऑफ एमबीटीआई डायमेंशन यानी एक्सट्रोवर्ट और जो इंट्रोवर्ट है यानी ई वर्सेस आई यानी एनर्जी सोर्सेज की बात करें तो एक्सट्रोवर्ट यानी ई की बात करेंगे। अब ये क्या करते हैं, सामाजिक संपर्कों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं और समूह गतिविधियों का आनंद लेते हैं। आप देखो इनकी अलग अलग विशेषता है, ये आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये किसकी विशेषता बता रहा है, मैं आपको दिख तो रहा ना, आपको बता देना, पीडीएफ को और जूम कर दूंगा अगर आपको दिखाई नहीं देता हो तो बता देना। ठीक है, ये क्या करते हैं, गेन एनर्जी फ्रॉम सोशल इंटरेक्शंस। ये क्या करते हैं, जो बाहरी जो संबंध है, जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं बाहरी संपर्कों से। ठीक है, ये क्या करते हैं, बाहरी संपर्क या बाहरी जिन जो व्यक्तियों से बोलते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, तो उनसे ऊर्जा ये क्या करते हैं, एनर्जी यानी प्राप्त करते हैं। ठीक है, और समूह गतिविधियों का आनंद लेते हैं, खुले विचार वाले, बातूनी और क्रियाशील होते हैं यानी एक्सट्रोवर्ट। यानी मैंने कहा ना कि मन की बातों को बता देते हैं, बोल देते हैं। अभी आप देखा करो गांव के अंदर कोई भी व्यक्ति जाता है तो कोई भी खेत में कोई काम कर रहा हो तो वो राम राम श्याम श्याम करता है उससे, है ना, कि और क्या हाल चाल है। वो तो अपनी देसी भाषा में ही, लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं, लेकिन वो बातू नहीं होते हैं। मतलब कि कोई भी दिख गया तो उनसे रहा नहीं जाता कि बिना बोले अपन मुंह फुला के चले गए। ये आजकल की जनरेशन में चलता ही है। पहले वाले लोगों को आप देखा करो बिल्कुल हंस के, कोई बैठ गया कहीं जा रहा है तो चलो वो चाय पी लेते हैं, बैठ के चाय बीड़ी पी लेते, थोड़ा सा टाइम पास कर लेते हैं वो बैठ के, थोड़ा, है ना, आनंद लेते हैं बातों का। एक्सट्रोवर्ट बोलते हैं, है ना, अपनी मन की बातों को बाहर बता देते हैं कि यार मैंने ये चीज सुनी, वहां पर ऐसा हो गया, बहुत गलत हो गया। दूसरों की भी बातें करते हैं कि मान लो उनको कोई इन्फॉर्मेशन मिल गई कि उस गांव के अंदर ऐसी घटना हो गई यार, तो वो बैठ के उसका दुख जाहिर करेंगे वहां पर कि गलत हो गया यार, भगवान को कुछ और ही मंजूर था, ये था, अच्छा नहीं हुआ। करते हैं ना, आपने भी देखा होगा ऐसी स्पेसिफिक कंडीशंस आ जाती है कभी कभी।
ठीक है, तो यह है एक्सट्रोवर्ट। अब आ गया इंट्रोवर्ट, अकेलेपन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं और गहन बातचीत पसंद करते हैं। ये अकेले मतलब मैंने कहा ना कि इंट्रोवर्ट है, अपनी चीजों को थोड़ा अंदर रखते हैं, मन के अंदर ही, और अकेले ही रहते हैं। अब एनर्जी प्राप्त करते हैं, इसका मतलब है कि हमेशा खुद ही सोचते रहते हैं, खुद को लेकर ही अपने आप में हमेशा चिंतन मनन करते रहते हैं, आप समझ सकते हो। ठीक है सर। शांत स्वभाव के, विचारशील और गहरे संबंध बनाने वाले होते हैं। यानी कि इनका कहने का मतलब है कि ये व्यक्ति अगर कोई अकेला रह रहा है और उसके जो चाहे से मान लो कि संपर्क या फिर इसके संबंध जो है कम व्यक्तियों से है, लेकिन ये गहरे रखता है। यानी कि जिससे भी रखेगा दिल से रखेगा, वरना नहीं रखेगा, है ना। इसके अनुसार तो यही है। ठीक है, समझ में आ गया सर। एग्जाम्पल उदाहरण है, ए टीचर हु लव्स एंगेजिंग विद स्टूडेंट इज एन एक्सट्रोवर्ट, है ना। और ए साइंटिस्ट हु प्रेफर्स वर्किंग अलोन इन ए लैब इज एन इंट्रोवर्ट। यहाँ पर टीचर को एक्सट्रोवर्ट यानी मुझे एक्सट्रोवर्ट बताया है और एक साइंटिस्ट को इंट्रोवर्ट बताया है। तो भाई हमें तो साइंटिस्ट नहीं बनना, एक्सट्रोवर्ट काफी बेस्ट रहता है मेरे हिसाब से, क्योंकि स्टूडेंट से बात करते हैं, उनका दुख समझते हैं, उनको समझाते हैं। लेकिन साइंटिस्ट भी कम नहीं रहते भाई, अपने लिए बहुत कुछ रिसर्च करते हैं। अपनी जो मान लो कोई बीमारियां होती है उनके लिए दवाइयां कौन खोजता है, अपने साइंटिस्ट ही तो खोजते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं ये भी महान व्यक्ति है अपने लिए। ठीक है सर, इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। ठीक है, हाँ। अपन डायमेंशंस की व्याख्या पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना। इसके बाद में अपन जो 16 प्रकार के जो व्यक्तित्व है उनकी भी बात करेंगे। पहले जो अपन ने 4 डायमेंशन देखे थे उनका एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, यानी उनको खुलकर पढ़ रहे हैं। इतना समझ में आ गया ना? हाँ सर, बता देना, कमेंट कर देना। उसके बाद में है सेंसिंग वर्सेस इंट्यूशन, यानी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, जानकारी ग्रहण करने का तरीका। अब बात करें सेंसिंग यानी संवेदनशील व्यक्ति, फोकस ऑन फैक्ट्स, डिटेल एंड प्रेजेंट रियलिटी, यानी तथ्य, विचारों, विवरणों और वर्तमान वास्तविकता पर ध्यान केंद्रित ये व्यक्ति करते हैं। सर इतना समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पर अच्छे से लिखा हुआ है सारी चीजें। व्यवहारिक, यथार्थवादी और अनुभव से सीखने वाले होते हैं। अनुभव तो देखो मैंने आपको पहले बताया था कि किसी भी चीज को अगर आप सीखते हो, जैसे कि मान लो आपका आगे जाके कोई प्लान है कि मैं कोई भी सोशल वर्क करूंगा, सोशल एक्टिविस्ट जिसे बोलते हैं, कि मैं लोगों को जागरूक करूंगा सर हेल्थ को लेकर। आपको मैं बता दूं, आप लोग क्या है कि सोचते हो कि सर पढ़ाई सब कुछ है, और कुछ साथी सोचते हैं कि सर पढ़ाई सब कुछ है, लेकिन अगर कोई बिजनेस करता है तो कई बार उसकी पढ़ाई काम में भी आ जाती है, कई बार नहीं भी आती, तो वो करोड़पति बन जाते हैं। तो सर क्या पैसा ही सब कुछ है या पढ़ाई ही सब कुछ है? आप कंफ्यूज रहते हो कि सर करना क्या है लाइफ में, समझ में ही नहीं आता कि सर मैंने एक रील देख ली, उससे मैं मोटिवेट हो गया कि मुझे लाइफ के अंदर रील डालनी है, लोगों को जागरूक करना है, मैं क्या करूं सर? समझ में ही नहीं आता सर। देखता हूं, इच्छा होती है लेकिन कर नहीं पाता। ऐसा होता है क्या? कमेंट कर दो कि सर ऐसा होता है हमारे साथ। किसके साथ होता है बता दो कि सर मैं करना तो चाहता हूं, सोच भी लेता हूं, हिम्मत भी करता हूं, लेकिन थोड़ी देर बाद भी नहीं हो पाता मेरे से, मैं क्या करूं? इसका सॉल्यूशन भी मेरे पास है, अगर आप जानना चाहो तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, बता सकता हूं मैं आपको। ठीक है, ये सेंसिंग की बात कर ली। अब बात है एन की, अंतर्ज्ञानी व्यक्ति, इंट्यूटिव, संभावनाओं, कल्पना और भविष्य की संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, यानी भविष्य को लेकर सोचते हैं, संभावना और कल्पना करते रहते हैं। ठीक है, रचनात्मक, अमूर्त सोचने वाले और नवाचार को पसंद करने वाले होते हैं। एग्जाम्पल है सेंसिंग, डॉक्टर फॉलोज ए स्ट्रिक्ट मेडिकल प्रोसेसर। डॉक्टर क्या करता है, जो आपका टिपिकल होता है मेडिकल प्रोसेसर, उसको अप्लाई करता है, जो उसके रूल्स है, जो उसके अलग ही नियम रहते हैं। ठीक है, हाँ सर, डॉक्टर को आप हमने भी देखा है बहुत स्ट्रिक्टली बात करते हैं डॉक्टर सर, है ना, है ना, जो देखा होगा आपने भी तो है। और वो आपको जो भी दवाई देता है उसको आपको कहता है कि आपको इसका पालन करना है, ये दवाई लेनी है, ये खाली पेट लेना है, ये सुबह शाम 3 दवाई आपको लेना है तो लेना ही है। ठीक है, उसके बाद है इंट्यूटिव, आर्टिस्ट एक्सपेरिमेंट्स विद ए न्यू पेंटिंग स्टाइल्स। और एक नया जो मान लो कोई आर्टिस्ट है वो नए नए पेंटिंग्स पर अपना एक्सपेरिमेंट करता रहता है। ठीक है, ये समझ में आ गया सर। सेंसिंग और इंट्यूटिव आपको समझ में आ गया। अब तीसरा है थिंकिंग वर्सेस फीलिंग, डिसीजन मेकिंग। अब थिंकिंग की बात करें तो यहाँ पर तार्किक और विश्लेषणात्मक रूप से निर्णय लेते हैं, यानी कि ये सोचते हैं, निर्णय लेना, डिसीजन मेकिंग, है ना। कि मान लो कि आपको लाइफ में कोई काम करना है और आपने सही टाइम पर उसका अगर डिसीजन ले लिया तो यू आर सक्सेस, यू आर गेट सक्सेस। यस सर, हम सक्सेस हो जाएंगे। अगर मान लो ब्राइट एग्रो क्लासेस ने सही टाइम पर डिसीजन नहीं लिया होता और आपको आज बीएससी एग्रीकल्चर का लाइव कंटेंट अवेलेबल नहीं होता तो क्या होता है?
मतलब क्या होता, आप सोच सकते हो कि सर हम रिसोर्सेज के लिए भटकते, इधर उधर हम नोट्स को देखते, क्या पता कि हमारी थोड़ी ओजीपीए भी फर्क पड़ता, या हो सकता है कि कोई और हमें ये चीज अवेलेबल करवा देता, तो कुछ भी हो सकता है। तो ये चीज क्या है, थिंकिंग है, सोचते हो, आप भी सोचते हो, हम भी सोचते हैं, सभी ही सोचते हैं। ठीक है सर। हाँ, डिसीजन की बात कर रहा था मैं कि सही टाइम पर लिया गया निर्णय आपको आगे ले जाता है, ये चीज आप माइंड में रखना इस चीज को, है ना। अगर सही टाइम पर आप कोई चीज डिसाइड कर लोगे कि मुझे लाइफ में ये करना है, तो वो आपको बहुत आगे लेके चली जाएगी। ठीक है सर। उसके बाद है फेयर ऑब्जेक्टिव एंड प्रायोरिटाइज फैक्ट्स ओवर इमोशंस, निष्पक्ष, वस्तुनिष्ठ और भावनाओं की तुलना में तथ्यों को प्राथमिकता देने वाले होते हैं। इन्होंने क्या कहा कि तथ्यों को प्राथमिकता, यानी कि जो इनके विचार है इनको फर्स्ट रखते हैं, जो इनकी थिंकिंग है, जो इनकी सोच है, जिनको काम करने का जो है ना कि मुझे ये करना है, तो उसको फर्स्ट रखते हैं कि ये करना ही है। ऐसा नहीं कि आज सोच लिया कल नहीं करेंगे। फीलिंग की बात करें तो भावना और मूल्य के आधार पर निर्णय लेते हैं। ये क्या है, फीलिंग्स में खोए हुए रहते हैं। जैसे कि मान लो मैं कहीं जा रहा हूँ और मुझे मेरे से किसी ने हेल्प मांग ली कि आप मुझे 10 रुपीज दे दीजिए, मेरा ये काम अटक रहा है, तो मैं सोचूंगा कि यार 10 रुपए ही तो है, कुछ ज्यादा तो है नहीं, दे देते हैं किसी व्यक्ति को, अगर किसी का काम हो जाए तो। अब वही अगर कोई मेरे से 500 रुपए मांग ले, तो उस टाइम क्या करूंगा मैं। आप सोच रहे होंगे कि सर आप तो नहीं देने वाले, नहीं बेटा मैं दे दूंगा। अगर उसको रियल में ही जरूरत है, उसका काम अगर बन रहा है, कैसा काम, सही काम। अब ऐसे तो कोई ठेके पर बोलेगा कि सर 500 रुपए दे दो, क्यों, मेरी जान निकल रही है, क्या काम करेगा भाई, सर एक बोतल लेनी है मेरे को, तो वो काम तो मैं तो कभी अलाउ नहीं करूंगा, ना कोई पैसे दूंगा। हो सकता है कि मैं एक दो उसके लगा भी दूं कि ये ले 500 रुपए। हाँ, अगर किसी व्यक्ति को अटका पड़ा है कि सर बहुत नीड है, अर्जेंट है, मेरी जान जा रही है, ऐसा ही काम है, तो 500 रुपए कोई बड़ी चीज नहीं, ले जा भाई, तू ले जा, तेरा काम कर रहा है। अगर उसमें दया भावना, उसमें फीलिंग होगी तो अपने पैसे दे देगा, नहीं होगी तो वो लेके फरार हो जाएगा। तो आपको ज्यादा भावनाओं में नहीं बहना। अभी क्या है, साइबर फ्रॉड चल रहे हैं, है ना। पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास है, लेकिन ज्ञान सारी आपको देना है, क्योंकि जुड़े हुए किससे अपन, जो अपना कल्चर, जो अपना बैकग्राउंड है, जो अपनी पर्सनालिटी है, वो सारी चीजें। तो साइबर फ्रॉड के बारे में बताना भी मेरा फर्ज बनता है। ठीक है, कौन बताएगा फिर आपको, आप तो रील देख लेते हो, लेकिन साइबर फ्रॉड के बारे में कौन बताएगा, मैं आपको बताने वाला हूँ। कोई आपको कॉल करके बोलता है कि आपका जो बैंक का ओटीपी, आपकी स्कॉलरशिप है वो आने वाली है, आप अपना ओटीपी दे दीजिए, तो कोई भी साथी, है ना, कोई भी स्टूडेंट ऐसी गलती ना करे, किसी को भी ओटीपी कभी भी ना दे। फोन का ओटीपी किसी को नहीं देना, कॉल पर कुछ भी हो जाए, है ना। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है। थिंकिंग, जज मेक डिसीजन स्ट्रिक्टली बाय लॉ। ठीक है, जज हमेशा एक डिसीजन लेता है स्ट्रिक्टली। फीलिंग, सोशल वर्कर कंसिडर्ड इमोशनल एस्पेक्ट्स इन डिसीजन, है ना। सोशल वर्क करने वाले कोई भी व्यक्ति हमेशा भावनाओं को देखते हैं। अपन बात करें कोई भी नेता, आप देख लो जो अच्छे नेता है, अच्छे कुछ नेता ही है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है। उसके बाद है जजिंग वर्सेस प्रिसीविंग लाइफस्टाइल, यानी जीवन शैली। जजिंग यानी निर्णय लेने वाले व्यक्ति, यानी संरचना, योजना और संगठन को प्राथमिकता देते हैं, अनुशासित, समय के पाबंद और दिनचर्या पसंद करने वाले होते हैं। इनका क्या रहता है, फिक्स रहता है। अब सर ये चीज, एक चीज दिखाई दे रही है यहाँ पर मुझे, तो आपके जो कमलेश सर है ना वो काफी इसी प्रकार के। उन्होंने बोल दिया टीचर्स को कि इस टाइम पर सर आपको क्लास लेना है, आज तो लेना ही, अगर क्लास नहीं हुई तो हो सकता है कि वो कोई भी कार्रवाई बिठा दे, फिर उसका कोई सोल्यूशन नहीं। मैं तो सोच लेता हूँ कि चलो कोई बात नहीं यार, 10-5 मिनट लेट हो गए, ऊपर नीचे हो गए, स्टूडेंट्स भी कोई लेट हो गया होगा तो चलता है, चलो 19-20 चला लेते हैं। लेकिन भाई साहब वो तो कभी चला ही नहीं पाएंगे। क्या मैंने सही बोला है क्या, बता मत देना कमलेश सर को कि विजय सर आप क्लास के बारे में ये बोल रहे थे सर, है ना। अनुशासित, समय के पाबंद और दिनचर्या पसंद करने वाले होते हैं। ये चीज भी इनमें क्या होती है इनमें क्या इनकी क्वालिटी है भाई, ये विशेषता है, ऐसा इनमें होता है। ठीक है। अब है प्रिसीविंग, ग्रहणशील व्यक्ति। ठीक है। लचीलापन, सहजता और खुले विचार वाले होते हैं। अनुकूलनीय, स्वाभाविक और कड़े नियम पसंद नहीं करने वाले होते हैं। ठीक है, इनकी ये विशेषता है। जजिंग, प्रोजेक्ट मैनेजर फॉलोज ए स्ट्रिक्ट डेडलाइन। ट्रेवलर एंजॉयज अनप्लैन्ड एडवेंचर्स। यहाँ पर एक ट्रेवलर की बात कर दी गई, जैसे कोई घूमने वाला व्यक्ति है तो वो हमेशा एंजॉय करता रहता है, कोई नियम यहाँ पर नहीं रहते। लेकिन यहाँ पर कोई मैनेजर है, कोई किसी प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहा है, तो वो उसको टाइमली और मैनेजमेंट के अनुसार अनुशासित रूप से ही करता है। अब बात करें तो 16 एमबीटी पर्सनैलिटी टाइप्स, एमबीटीआई के 16 व्यक्तित्व प्रकार है। देखो यही 16 प्रकार है, ISTJ, ISFJ, INFJ, INTJ। अब ये 16 के 16 अपन पढ़ने वाले हैं आगे विस्तार से। ये किससे बने हैं, जो अपन ने
ऊपर पढ़े थे, जो डायमेंशन अपन ने पढ़े थे, उन चारों डायमेंशन से मिलकर ही ये 16 प्रकार के व्यक्तित्व बने हैं। MBTI के जो व्यक्तित्व है वो बने हैं, यानी पर्सनैलिटी टाइप्स बने हैं। ठीक है, जो 4 डायमेंशन थे उन्हीं से मिलकर बने। समझ में आ गया कि सर, समझ में तो आ गया। जैसे कि बात करें कि सर ISTJ क्या है, ISTJ, चलो एक बार अपनी जो टेबल थी वो मैं आपको वापस दिखा देता हूँ। ISTJ देखो, ISTJ, तो इनको ही आपस में मिला के उनको बना दिया गया है। 16 प्रकार के हैं, देख लेते हैं एक बार, समझ में आ जाएगा। कोई हार्ड चीज नहीं, सारी चीजें बिल्कुल इजी है। ठीक है, घबराने की आवश्यकता नहीं है, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने वाले। अब पहला है ISTJ, ISFJ, INFJ, INTJ, सीरियस, रिस्पॉन्सिबल एंड ऑर्गेनाइज्ड। इनकी बात करेंगे तो ISTJ में है द लॉजिस्टियन यानी तार्किक प्रबंध। अब इसमें है प्रैक्टिकल, रिस्पॉन्सिबल एंड हाईली ऑर्गेनाइज्ड, डिटेल ओरिएंटेड एंड फॉलो रूल्स स्ट्रिक्टली, प्रेफर्स ट्रेडिशनल एंड स्टेबिलिटी इन लाइफ, करियर्स, अकाउंटेंट, लॉयर, मिलिट्री ऑफिसर। उदाहरण, एक बैंक मैनेजर जो हर काम नियमों के अनुसार करता है। इसमें क्या हो गया कि जो कड़े नियम फॉलो करते हैं, जो वर्क के प्रति डेडिकेट रहते हैं, उनको यहाँ पर इसमें रखा गया है ना। एक बैंक मैनेजर आप देख सकते हो, अकाउंटेंट, लॉयर, मिलिट्री ऑफिसर। आप देखो कोई मिलिट्री ऑफिसर है, अब उसको कोई कठोर निर्णय लेना है तुरंत रूप से, मान लो किसी ने हमला कर दिया, तो वो स्ट्रिक्टली अपने जो रूल्स है उनको वो अप्लाई करेगा। वहां पर सेना को ऑर्डर देगा कि आप तुरंत रेडी हो जाओ, बटालियन को लेकर हमला होने वाला है। वो सोचेगा नहीं कि यार 1 मिनट 10 मिनट देखता हूँ, देखा क्या होता है, एक बार 10 मिनट तो देखे देगा कितना आते हैं पाकिस्तान वाले इधर, उसके बाद देखेंगे, ऐसा नहीं सोचेगा। वो तुरंत कार्रवाई करेंगे इसके खिलाफ। ठीक है, तो इसमें आते हैं ISTJ। ठीक है सर, उसके बाद है ISFJ द डिफेंडर, संरक्षक व्यक्ति, लॉयल रहते हैं, केयरिंग यानी केयर करते हैं, प्रोटेक्टिव of loved ones, strong sense of duty and prefers harmony, often puts others need before their own careers, nurse, teacher, social worker। एक नर्स जो अपने मरीजों की देखभाल में पूरी तरह समर्पित होती है। यहाँ पर एक नर्स को इसलिए एग्जाम्पल दिया गया है समझाने के लिए कि मान लो कि कोई भी छोटा न्यूबॉर्न बेबी है, उसकी केयर के लिए, या कोई पेशेंट है, कोई मरीज है, उसके लिए आपको देखा होगा कि कोई भी डॉक्टर या कोई नर्स है, वो हमेशा डेडिकेट रहते हैं वहां पर, 24/7 वहां पर अवेलेबल रहते हैं। अगर उनकी ड्यूटी खत्म होती है तो दूसरे आ जाते हैं, वो उनकी हेल्प के लिए रहते हैं। किसी मरीज को किसी चीज की आवश्यकता है तो वो यहाँ पर 24 आवर अवेलेबल रहते हैं। एक टीचर की बात की इन्होंने, जैसे कि मान लो कि आपकी क्लासेज है, नोट्स वगैरह आपको अवेलेबल करवाना है, किसी स्टूडेंट का कोई डाउट है, तो एक टीचर का काम है कि वो हमेशा उसके प्रति डेडिकेट रहे। जैसे कि आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं, मैंने कमेंट पढ़कर आपको तुरंत रिप्लाई दिया। हो सकता है कि मैं कमेंट की तरफ ध्यान ही ना दूं, मेरा ध्यान कहीं और रहे, मैं आपको पढ़ा या आ रहा हूँ, क्लास करके चला जाऊं, आपका कोई डाउट है उसको बताऊं ही ना, है ना। तो इसके अंदर वो साथी आते हैं। कंटिन्यू आप क्लास देख रहे हैं, कुछ साथी जुड़े हुए हैं, तो ये तो कमेंट कर दो कि सर समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, अरे इतना तो बता दो कम से कम कि हाँ सर समझ में आ रहा है। कमेंट तो कर दिया करो, क्या बिल्कुल सीरियस होकर ही खो गए। मैं तो मजे से पढ़ाता हूँ हर चीज को, और जो आपके दैनिक जीवन के जो एग्जाम्पल है वो उठाता हूँ मैं तो हमेशा, ताकि आपको याद हो जाए, है ना। छोटे मोटे एग्जाम्पल भी नहीं लेता किताब वाले। तो ये चीजें इसके अंदर आती है, संरक्षक व्यक्ति होते हैं, है ना। और ड्यूटी को भी स्ट्रॉन्ग रूप से, मजबूत रूप से अपना काम जो है करते हैं, और दूसरों की जो है हमेशा मदद करने के लिए भी आगे रहते हैं। जैसे कोई सामाजिक सोशल वर्कर है, वो हर किसी की हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं और केयरिंग रहते हैं। ठीक है सर, इतना समझ में आ गया। उसके बाद है INFJ द एडवोकेट। अब इसके अंदर है वकील या मार्गदर्शक, डीप थिंकर्स, एम्पैथेटिक एंड विजनरीज, फोकस ऑन meaningful connections and long-term goals, initiative and purpose, helping other, careers, physiologist, writer, counselor। एक काउंसलर जो लोगों की भावनात्मक समस्याओं को हल करने में मदद करता है। अब यहाँ पर एक डॉक्टर भी आप समझ सकते हो कि मान लो कि आपके कोई बीमारी हो, या आप कोई टीचर के पास जा रहे हो कि सर मुझे ये समझना है, मेरा कोई डाउट है, मुझे सर ये चीज समझ में नहीं आती, तो उन चीजों को समझने वाला व्यक्ति, है ना, मतलब सबकी समझता हो, सुनकर आपकी बातों को समझ सके। एक काउंसलर जो लोगों की भावनात्मक समस्याओं को हल करने में मदद करता है। जैसे कि मान लो आप किसी व्यक्ति के पास गए कि यार मेरी ये समस्या है, उसने आपकी समस्या का समाधान बताने की कोशिश की। दूसरा कोई आपका साथी है, फिर उसके पास गया कि यार मेरी ये हेल्प चाहिए। मतलब एक ऐसा व्यक्ति रहता है अपने बीच में जो सबकी समस्या को सुनकर उसका हल निकालने की कोशिश करता है, हमेशा मोटिवेट करता है कि यार ऐसा कर ले, ऐसा हो जाएगा, सबके साथ ही ऐसा होता है ना। तो वो आपको गाइड कर देगा, बता देगा,
और आपके जो नेगेटिविटी, जो आपके माइंड में जो विचार आ रहे हैं, जो गलत थिंकिंग आ रही है, उनको आप ठीक कर लोगे। आपको रिलैक्स फील होगा बताने से, कोई चीज आप बताओगे तब होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सर? ठीक है, तो इसमें वो आते हैं। अब है द मास्टरमाइंड, स्ट्रेटेजिक, इंडिपेंडेंट एंड लॉजिकल थिंकर्स, फ्यूचर ओरिएंटेड एंड ऑलवेज प्लानिंग अहेड, प्रेफर्स वर्किंग अलोन एंड वैल्यूज इंटेलिजेंस, करियर, साइंटिस्ट आ गया, इंजीनियर आ गया, कोई एंटरप्रेन्योर आ गया। अब इनके उदाहरण यहाँ पर है कि ये मास्टरमाइंड रहते हैं। मास्टरमाइंड की इनका जो दिमाग है जो ज्यादा वर्क करता है, ये क्या सोचते रहते हैं बैठकर कि ये करना है, आगे क्या करना है, कैसे सक्सेस मिलेगी, इसमें जाके फायदा है या नहीं है, कितना नुकसान हो सकता है गलती करेंगे तो ये सारी चीजें, एक वैज्ञानिक जो नई खोजों के लिए योजनाएं बनाता है, तो वो बिजनेस की मैंने आपको बात बताई। आपको एक वैज्ञानिक है, वो क्या करेगा, जितनी उसने स्टडी की है, जितनी उसकी रिसर्च है, जितने उसके पास डाटा है, उनका यूज करके वो नई नई चीजों को खोजने में व्यस्त रहते हैं। सर समझ में आ गया कि इसमें किस प्रकार के व्यक्ति आते हैं? ये क्या है, ये व्यक्तित्व है 16 प्रकार के, जो मैं आपको बता रहा हूँ। 4 मैंने बता दिए हैं ये वाले, तो इसी प्रकार के जो बाकी के हैं वो ये है। ठीक है, समझ जाना इनको कि हाँ सर समझ में आ गया, कोई ज्यादा हार्ड चीज नहीं है। ठीक है, हाँ समझ में आते रहना चाहिए बस आपको। क्लास का मतलब ही यही है कि आपको समझ में आ जाना चाहिए। मतलब होता है ना कि कोई आपको कितना ही अच्छा कंटेंट दे दे, अब किसी ने आपको यहाँ पर आकर अच्छा एक्सप्लेन ही नहीं किया, समझाया ही नहीं, तो वो क्लास किसी काम की नहीं है। हाँ, स्टूडेंट को समझ में आना चाहिए, चाहे कैसे भी पढ़ाओ, किताब लेकर पढ़ाओ, फोन में देखकर पढ़ाओ, सामने देखकर पढ़ाओ, मन से पढ़ाओ, बाहर के एग्जाम्पल दो, अंदर के एग्जाम्पल दो, कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए बस। कि सर हमें माइंड में इतना पता रहना चाहिए कि टॉपिक में क्या है और किस प्रकार से क्या करना है, इतना समझ में आ गया, वो आपके लिए बेस्ट है, वेरी गुड है। ठीक है, मैं तो हमेशा कंसेप्ट पर ही ध्यान देता हूँ। जब मैं पढ़ता था, स्टूडेंट था, स्कूल की बात कर रहा हूँ, तब मैं टीचर को देखता था तो मैं ये समझता कि इसमें क्या करना है बस। टीचर समझाते थे बोर्ड के ऊपर, मेरे को डायग्राम नहीं आते थे, बायोलॉजी का स्टूडेंट था, डायग्राम नहीं आते थे। सर ने कहा कि मैं डायग्राम बनाता हूँ, मेरे हाथों को देखा कर बेटा बेटा। एक दिन देखा कर, देखने लग गया वैसे के वैसे, बिल्कुल लगा कि यार बना सकते हैं। उसके बाद बनाने लग गया, पेन से डायग्राम बनाने लग गया, अच्छे से बैठने लग गए। तो वो है कि समझ में आ जाना चाहिए बस आपको कि आपको क्या टॉपिक में क्या है, कंसेप्ट क्या है, बुक की लैंग्वेज क्या कह रही है, नोट्स क्या कह रहे हैं और मैं आपको क्या कह रहा हूँ, बस इतना सा है। तो 4 अपन देखें, उसके बाद में है ISTP, ISFP, INFP और INTP। इंडिपेंडेंट, क्रिएटिव एंड एनालिटिक, स्वतंत्र, रचनात्मक और विश्लेषणात्मक व्यक्तित्व। अब है द वर्टुसो, कुशल कारीगर। अब इसमें कारीगर आ गए, हैंड और लर्नर, प्रॉब्लम सॉल्वर एंड एडवेंचरस, परफेक्शन ओवर थ्योरी एंड एंजॉय फिक्सिंग थिंग। अब इसमें कौन कौन आ गया, मैकेनिक आ गया, पायलट आ गया, डिटेक्टिव आ गया। एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर जो गाड़ियों की मरम्मत में कुशल होता है। अब इसमें कारीगरी आ गई, देखा हुआ। देखो कारीगरी भी एक हुनर है अपने आप में। देखो आपको कोई बोल दे कि आप ये दीवार चुन दो सीमेंट से, आप कर दोगे? सर नहीं हो पाएगा। कौन करेगा? कारीगर, जो उस चीज में परफेक्ट है। अब देखो किताबों में पढ़कर के आप कारीगर बन सकते हो क्या? इतना बता दो मुझे, किताबों में पढ़कर आप कारीगर बन सकते हो क्या? जो एक्यूरेसी आती है, जो दीवार है, कोई भी कारीगर दीवार चुनता है, उस पर जो मसाले का लेप होता है, जिसमें वो एक्यूरेसी लाता है ना, वो किताब में पढ़कर आप नहीं ला सकते। हाँ, किताब आपको इतना बता सकती है, आप स्टडी आपको इतना बता सकती है कि आपको मकान की जो स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार से रखनी चाहिए, वेंटिलेशन को देखकर, सूर्य को देखकर, या कोई सी भी दिशा को देखकर, वहां का डायमेंशन देखकर आप वो पता कर सकते हो, एक मैप बना सकते हो। लेकिन जो हुनर है, जो कारीगरी है, जो कारीगर काम करेंगे, जो हाथों से बनाएंगे, वहां पर आपकी किताबों का जो ज्ञान है वो काम नहीं करेगा। ठीक है, अब बात करें कि सर पायलट, पायलट आप किताबों में पढ़ोगे, समझोगे, बन जाओगे, लेकिन फिर प्रैक्टिस क्यों करवाते हैं भाई? रियली रूप से फिजिकली प्रैक्टिस, वो भी तो जरूरी है। तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो अनुभव से सीखने को मिलती है, किताबों से आप नहीं सीख सकते। अब जैसे कि बात करें आपके दादाजी वगैरह हैं, उनको आप बैठना पूछना उनको, है ना, हो सकता है कि वो कम पढ़े लिखे हो, लेकिन जो उनके पास अनुभव है जिंदगी का, मतलब उन्होंने 80-90 साल में जो सीखा है पूरी लाइफ में, क्या है, कैसा है, क्या होता है, क्या नहीं होता, वो आप किताबों में पढ़कर कभी जिंदगी में नहीं सीख सकते, है ना। वो चीज आप देखना एक बार, काफी सीखने को मिलता है। बैठा करो बुजुर्ग व्यक्तियों के पास में, उनके पास अनुभव है, क्या है, अनुभव है उनके पास, वो आपको आना चाहिए बस। अब देखो किसी व्यक्ति ने अपनी जिंदगी का 80-90 साल गुजारे हो, और आप उसके पास डेली बैठते हो 1 घंटा, और वो आप 80-90 साल की जो अनुभव उसने सीखे हैं वो आप सीख लोगे, बहुत जल्दी सीख लोगे आप। अगर कोई व्यक्ति गलतियों से सीख रहा है तो वो जल्दी सीख जाएगा। अगर खुद गलतियां कर कर
दूसरों की गलतियों से नहीं सीख कर अगर काम करेगा तो पूरी जिंदगी गलतियों में गुजर जाएगी। इसीलिए दूसरों की गलतियों से आपको सीखना चाहिए। ठीक है, ठीक है सर। द आर्टिस्ट आ गए, इसमें कलात्मक और सहज व्यक्ति आ गए। एक फोटोग्राफर जो अपनी तस्वीरों के जरिए कहानियां बयां करता है, सेंसिटिव होते हैं, आर्टिस्टिक एंड लव्स ब्यूटी, प्रेफर्स एक्सप्रेशन इमोशन थ्रोट, यानी क्या करते हैं अपने काम के द्वारा अपने इमोशंस को व्यक्त करते हैं। जैसे कि मान लो एक कोई फोटोग्राफर है ना, वो उसको मजा आता है फोटो खींचने में। भाई साहब आप मिल गए कि भैया आपकी एक फोटो खींच दो, ठीक है भैया ये देखो आपकी ऐसी फोटो आई है, उनका काम है ये, है ना, मजे से करते हैं। फैशन डिजाइनर हो गया, फोटोग्राफर हो गया, या कोई म्यूजिशियन है, आप कोई गाना सुनते हो जिनके भी, वो भी आपको क्या करते हैं, एंटरटेन करते हैं, उनकी रुचि है इस चीज। ठीक है, ठीक है सर। आर्टिस्ट आ गए। अब है द मेडिएटर, आदर्शवादी और शांत व्यक्ति, INFP, है ना, INFP, डीपली इमोशनल होते हैं। सिक्स पर्पस एंड द मीनिंग इन लाइफ, प्रेफर डीप कन्वर्सेशन, इसमें कौन आता है, करेक्ट, पोइट, राइटर, थेरेपिस्ट, यानी कि कोई भी कवि है, कोई लेखक है, वो इसके अंदर आते हैं, जो अपने जो इमोशंस है, जो अपनी भावनाएं उनको व्यक्त करते हैं अपनी कविता के जरिए, अपनी लेखनी के द्वारा आपको प्रभावित करते हैं। एक लेखक जो अपने उपन्यासों में सामाजिक संदेश देता है, साथ में आपको गाइड भी करते हैं, आपको सही इन्फॉर्मेशन भी देते हैं, है ना। आपने देखा होगा हिंदी के अंदर जो बुक्स आप पढ़ते हो, वहाँ पर जो कविताएं आती है, जो पढ़ते हैं, वो आपने पढ़ा होगा 11th में, 12th में, 10th के अंदर। तो वो क्या है, जो राइटर है वो अपनी संदेश आपको देता है, अपने जो अनुभव है, जो अपने एक्सपीरियंस है, जो अपनी भावनाएं है, उसके द्वारा कहानी में वो बयां करता है इन चीजों को। अब आ गया द थिंकर, विचारशील और खोजी व्यक्ति रहते हैं। ये क्या करता है, खोजी। आपने देखा होगा आर्मी वाले डॉग रखते हैं, है ना, जब भी कोई मान लो उनको सूचना मिली कि यहाँ पर बॉम्ब है, तो वो डॉग स्क्वाड को लेकर वहां पहुंच जाते हैं। वो क्या करते हैं, वो जो कुत्ते रहते हैं, है ना, जो डॉग रहते हैं, उनकी एक विशेषता है कि वो माहिर होते हैं इस चीज में, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, तो वो खोजी रहते हैं। वो खोज निकालते हैं कि यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर डाउट है मुझे। देखा होगा आपने मूवीज वगैरह में, वो रियल में होते हैं, है ना। वो भी अपने लिए किसी सैनिक से कम नहीं है देखा जाए तो। ठीक है, तो ये क्या है, हाईली लॉजिकली करियर्स एंड लव्स इंटेलेक्चुअल डिबेट्स, प्रेफर्स इंपोर्टेंट रिसर्च एंड थ्योरेटिकल वर्क्स, एक गणितज्ञ जो जटिल समीकरणों को हल करने में रुचि रखता है। तो ये क्या करते हैं, खोजी, मतलब यह है कि किसी भी चीज को टिपिकल्ट है जो आपको समझ में नहीं आ रही, उसको समझाने में माहिर होते हैं, मतलब उसका हल निकाल देते हैं, कुछ भी करके उसका सॉल्यूशन आपको अवेलेबल करवा देंगे बच्चा, कुछ भी हो। ठीक है, इस प्रकार के। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब आता है ESTP, ESFP, ENFP, ENTP, एनर्जेटिक, स्पॉन्टियस एंड एडेप्टेबल, द एंटरप्रेन्योर। यहाँ पर कौन आ गए, जोखिम उठाने वाले व्यवसायी, ये भी आपने पढ़ा होगा। energetic, fun-loving, and quick decision makers, thrive in fast-paced environment, enjoy challenges and taking risk, careers। इसमें क्या है, एक स्टॉक मार्केट ट्रेडर जो तुरंत निर्णय लेता है। इसमें यह है कि जो कोई भी बिजनेस करता है वो हमेशा लाइफ में बड़ा रिस्क लेता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी कंपनी के शेयर है, उसको लगा कि यार इसमें आगे जाके बड़ा प्रॉफिट होगा, तो मैं पूरे शेयर आज खरीद लेता हूँ। अब उसने मान लो वहां पर 60 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए शेयर्स के अंदर, तो उसने बड़ा रिस्क लिया। अब कहीं ना कहीं वो 60 लाख रुपए उसके लिए जाके 2-3 करोड़ रुपए बन जाएंगे आगे जाके। हो सकता है कि उसके 60 लाख रुपए 20 लाख रुपए की वैल्यू रहे। तो रिस्क उठाने वाले व्यक्ति इसके अंदर आते हैं और इनकी विशेषताएं है। अब आ गया द एंटरटेनर, मजेदार और जीवन का आनंद लेने वाला। ठीक है, अब बात करें कि कोई एक्टर है, कोई कॉमेडियन है, इवेंट प्लानर है, एक अभिनेता जो हर परिस्थिति में लोगों का मनोरंजन करता है, वो इसमें आते हैं। ठीक है, ये भी समझ में आ गया सर। तो ये सारे इजी है, कोई हार्ड टॉपिक नहीं है। वह है ENFP, द कंपेजनर, उत्साही और प्रेरणादायक व्यक्ति, हाईली एनर्जेटिक, एग्जॉस्टिक एंड इमेजिनेटिव, लव्स इंस्पायरिंग अदर एंड एक्सप्लोरिंग पॉसिबिलिटीज, एंजॉय स्पॉन्टी एंड डिसलाइक रूटीन्स। ये क्या है, एक प्रेरक वक्ता जो लोगों को उनके सपने पूरे करने के लिए प्रेरित करता है, पब्लिक स्पीकर, ट्रेवल ब्लॉगर, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट। यहाँ पर बात कर सकते हैं जैसे कोई मोटिवेट करता है आपको, कोई मोटिवेटर है जो आपको आपके करियर को लेकर गाइड करे, आपको करियर को लेकर आपको बताए, अच्छी चीज आपको समझाए कि जिससे आपके सपने पूरे हो सके, आपको मोटिवेट करे। जैसे कि ब्राइट टेक क्लासेस आपको हमेशा गाइड करता रहता है, नई नई वीडियोज आप लोगों के लिए लेकर आता है कि आफ्टर यूजी आप क्या कर सकते हो, किस प्रकार से कर सकते हो। तो ये चीजें आपको कहाँ पर, इसी के अंदर देखने को मिलती है, इस व्यक्तित्व के अंदर। ठीक है सर। उसके बाद है द डिबेटर, बहस करने वाला विचारशील व्यक्ति, हाईली इंटेलिजेंट, क्विक क्रिएटेड एंड लव्स डिबेट्स, चैलेंजेस आइडियाज एंड एंजॉय एंड टॉक डिस्कशन।
लॉयर, जर्नलिस्ट, मार्केटिंग स्ट्रेटजिस्ट। आपने देखा होगा कि कोई भी लॉयर है ना। और ये जो न्यूज़ एंकर आते हैं आपने देखा होगा, जर्नलिस्ट बोलते हैं इनको, जो आपसे सवाल पूछते हैं, अगर उनसे कोई बात हो रही है तुरंत रिप्लाई देते हैं। आप देखा करो उनकी वोकैब्युलरी अलग रहती है ना। देखते हैं ना न्यूज़ एंकर्स को, आप देखते हो कि कोई भी न्यूज़ आ गई, छोटी सी न्यूज़ है लेकिन उसको सनसनीखेज में बदल देते हैं कि नहीं बहुत बड़ा, इस वक्त की बड़ी खबर। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अभी अभी बहुत बड़ा बड़ा हादसा होते होते बच गया। अब लोगों ने देखा कि एक दो तो मर गए, क्योंकि बोलते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। मैं आपको बता दूं यहाँ पर हुई है बहुत बड़ी दुर्घटना, और ये खबर आई है। उसके बाद क्या खबर आई है कि एक बाइक सवार था, जो कुत्ता आ गया बीच में, जो गिर गया, बेचारा उठ के चला गया। इतनी सी खबर थी लेकिन उसको बता बड़े तरीके से दिया। मतलब उनका माइंड देखो कि ऐसे बता देते हैं कि आप सस्पेंस पैदा कर देते हैं। जो न्यूज देख रहा है ना वो स्किप करके नहीं जाएगा फिर, क्योंकि वो बताएंगे इस प्रकार की इस वक्त की बड़ी खबर। क्या बड़ी खबर है? कि एक बाइक वाला गिर गया। ये बड़ी खबर है क्या? बताओ एक बार ईमानदारी से बताना कि ये बड़ी खबर है क्या। नहीं सर ये तो छोटी खबर है, लेकिन वो बता देंगे क्योंकि कोई न्यूज थी नहीं, बड़ा करके दिखाना था, बता दिए भाई। तो वो उनका वर्क है, वो डिसिप्लिन रूप से अलग ही सोच से अपना काम करते हैं भाई, है ना। बिल्कुल सर मजा आ गया इसमें तो, है ना। उसके बाद है द एग्जीक्यूटिव, प्रशासक और संगठक, हाईली डिसिप्लिन्ड स्ट्रक्चर एंड ग्रेट लीडर्स, प्रीफर्स ऑर्डर एंड वैल्यूज ट्रेडिशन, स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकर एंड एनफोर्स रूल्स। इसमें आ गए पुलिस ऑफिसर, जज और सीयू। एक पुलिस अधिकारी जो सख्ती से कानून का पालन करता है, जो सख्ती से कानून का पालन करता है। लेकिन मुझे आजकल तो सख्ती दिखाई नहीं दे रही। सख्ती एक ही चीज की दिखाई देती है, वो है पैसा। समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हर चीजें नहीं बोलूंगा, थोड़ा ऐसे भी समझ आया करो, आप समझदार हो गए, है ना। देखा होगा आपने। हाँ कुछ रहते हैं बहुत डेडिकेट रहते हैं कि नहीं यार मैं गलत काम नहीं करूंगा, ना किसी से रिश्वत लूंगा। अगर मुझे कुछ पता लगा है कि यहाँ पर एक क्राइम हुआ है, गलत हुआ है, तुरंत वो एक्शन लेते हैं। उनको सैल्यूट है भाई दिल से, ऐसे काम करने वालों को हम भी मानते हैं कि बहुत अच्छा है। ठीक है। और और बाद में बताऊंगा, अभी नहीं बता सकता, है ना, इस क्लास में इतनी बातें नहीं। अब है द क्रेजीवर, देखभाल करने वाला मिलनसार व्यक्ति, वार्म सोशिएबल एंड वैल्यूज रिलेशनशिप्स। यानी कि वो आपसे मिलेगा तो लगेगा कि आपको भी यार अपनी कितनी केयर करता है ना। enjoy helping others and creating harmony, like structure environments and follow rules, जैसे नर्स, टीचर, सोशल वर्कर्स। इसमें कौन आते हैं भाई? अपन आते हैं, है ना। मैं आता हूं। और समझ गए होंगे कि हाँ सर जब भी तो आप बता रहे हो कि देखो कितनी केयर करते हैं। भाई केयर तो करते हैं तभी तो आप लोगों के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। एक नर्स का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, सोशल वर्कर की बात मैंने आपको बताई, सर समझ में आ गया सर। अब है द प्रोटेगोनिस्ट, प्रेरणादायक और सहानुभूति रखने वाले नेता। एक सामाजिक कार्यकर्ता जो समाज में बदलाव लाने की कोशिश करता है ना। नेचर लीडर रहता है, इंस्पायर अदर एंड वर्क टुवर्ड बेटर फ्यूचर, डीपली एम्पैथेटिक एंड फोकस ऑन सोशल हार्मोनी, जो लोगों की हेल्प के लिए हमेशा खड़े रहते हैं भाई कि आप लोगों का कोई काम अटका हुआ है, मैं क्या कर सकता हूँ, आप लोगों को गाइड करने का काम, सारी चीजें करते हैं और बदलाव लाने की कोशिश करते हैं, क्राइम को जैसे रोकने की कोशिश करें। द कमांडर, दृढ़ संकल्पित और शक्तिशाली नेता, हाईली एम्बियस, कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रेटेजिक थिंकर्स, नेचुरल लीडर्स हु टेक चार्ज ऑफ सिचुएशंस, गोल ओरिएंटेड एंड लव एफिशिएंसी, करियर्स, बिजनेस एग्जीक्यूटिव, मिलिट्री लीडर्स, कॉर्पोरेट स्ट्रेटजिस्ट। उदाहरण एक सीईओ जो अपनी कंपनी को नई ऊंचाइयों तक ले जाता है ना। इसके लिए क्या करना पड़ता है भाई? इसके लिए हमेशा हाईली एम्बिशियस, कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रेटेजिक थिंकर्स रहना, मतलब सही चीजों को सोचकर और हमेशा मोटिवेट रहकर और सही डिसीजन लेकर ही अपना काम करते हैं। ठीक है। और कॉन्फिडेंट यानी कॉन्फिडेंस लेवल। अब बात थोड़ी कॉन्फिडेंस की आ गई तो मैं आपको बता दूं, आप लोगों में भी एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस की बात नहीं कर रहा, कॉन्फिडेंस की बात कर रहा हूं। सर ओवर कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस में क्या फर्क है? ओवर कॉन्फिडेंस आप उसे कह सकते हो कि आप 10 लोगों में जाकर ये बोलता हूं कि तुम तुम्हारी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, मैं ये कर सकता हूं, तो आप इसे ओवर कॉन्फिडेंस बोल सकते हो। कॉन्फिडेंस ये है कि मन ही मन आप सोचते हो कि यार ये चीज है, मुझे ये एग्जाम फाइट करना है, इसके लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा, मैं पढ़ूंगा और मुझे विश्वास है जब मैं 10th में इतने बना सकता हूँ परसेंटेज, 12th में ये कर सकता हूँ, और जब कोई मिडिल क्लास का साथी वहां जा सकता है तो मैं भी जा सकता हूँ। ये आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए और इस चीज का रिस्क लेकर आपको पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए। दैट इज आप लोगों के लिए गुड है ना। उसमें मजा आ जाएगा, आपकी लाइफ बन जाएगी इतना कर लोगे तो। हाँ सर इतना कर लेंगे।
एक सीईओ जो अपनी कंपनी को नई ऊंचाइयों तक ले जाता है तो वो भी क्या करता है भाई, मेहनत करता है, तब कंपनी ऊंचाइयों पर जाती है, ऐसे नहीं जाती। तो आज का टॉपिक अपना कंप्लीट हो चुका है और मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बिल्कुल सर, है ना। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। और कोई डाउट कमेंट हो तो नेक्स्ट क्लास में या फिर आपने कॉन्टैक्ट नंबर पर आप मैसेज कर देना। ओके साथियों, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।